अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉलिटरी थायराइड नोड्यूल। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी 2 से 3 बार लॉन्ग आंसर फॉर्म में आ चुका है, तो अपन इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इट इज़ अ सिंगल पाल्पेबल नोड्यूल इन थायराइड ऑन क्लिनिकल एग्जामिनेशन, रेस्ट ऑफ द ग्लैंड इज इनपाल्पेबल। तो जो पूरी ग्लैंड है उनमें से सिर्फ एक ही पाल्पेबल नोड्यूल रहता है, बाकी जो रेस्ट ऑफ द ग्लैंड है वो इनपाल्पेबल रहती है। ठीक है। करंट डेफिनेशन क्या है? ए डिस्क्रीट लीजन nodule within the thyroid gland that is palpably and radiologically distinct from surrounding thyroid parenchyma। ठीक है, एक ऐसा लीजन या एक ऐसा नोड्यूल जो कि अपने नॉर्मल टिश्यू से अलग है। कैसे? अब या तो अपन पाल्पेट करके पता कर रहे हैं या फिर रेडियोलॉजिकली डिस्टिंक्ट है। ठीक है, तो ये होगी डेफिनेशन। क्या कॉजेज हो सकते हैं? सबसे पहले थायराइड एडिनोमा, जो कि सारे थायराइड एडिनोमा है उनमें से जो फॉलिकुलर वाले हैं वो आते हैं। तो फॉलिकुलर में 4 तरीके के होते हैं, कोलोइड, फीटल, एम्ब्रियोनल और हर्तल सेल। ठीक है। दूसरे किस वजह से हो सकता है? कार्सिनोमा, जैसे कि पेपिलरी, फॉलिकुलर, मेडुलरी। ठीक है, इन तीनों कार्सिनोमा में कोई भी कॉज हो सकता है। फिर थायराइड सिस्ट और थायराइडाइटिस। तो ये 4 कॉज हैं किसके? अपने सिंगल सॉलिटरी नोड्यूल के। ठीक है, फिर ये 4 कॉजेज हो गए, थायराइड एडिनोमा, कार्सिनोमा, थायराइड सिस्ट और थायराइडाइटिस। ठीक है, ये वाला डायग्राम एग्जाम में बना देना, यहाँ पर एक सिंगल नोड्यूल बना देना, सॉलिटरी नोड्यूल जिसको बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आता है टाइप्स। टाइप्स में 2 टाइप के, टॉक्सिक सॉलिटरी नोड्यूल, नॉन टॉक्सिक सॉलिटरी नोड्यूल। ठीक है, फिर टॉक्सिक सॉलिटरी नोड्यूल 3 to 5% ऑफ सॉलिटरी नोड्यूल ऑफ थायराइड, 3 से 5% ही कंट्रीब्यूट करता है, बाकी जितने भी नॉन टॉक्सिक होते हैं। ठीक है, नॉन टॉक्सिक में भी 3 टाइप के, हॉट, वार्म और कोल्ड। तो रेडियो आइसोटोप स्टडी के हिसाब से इसको 3 टाइप में डिवाइड किया। जो हॉट वाले रहेंगे मीन्स ऑटोनॉमस टॉक्सिक नोड्यूल, नॉर्मल सराउंडिंग थायराइड टिश्यू इज इनएक्टिव। तो ठीक है, जो हॉट नोड्यूल रहता है वो ऑटोनॉमस टॉक्सिक नोड्यूल है, और जो आसपास का उसका थायराइड टिश्यू वो इनएक्टिव रहता है। लेकिन जो नोड्यूल है वो ओवर एक्टिव रहता है। ठीक है, तो हॉट वाला ओवर एक्टिव, वार्म वाला नॉर्मली फंक्शनिंग नोड्यूल रहता है, कोल्ड वाला नॉन फंक्शनिंग नोड्यूल रहता है, इसलिए कोल्ड बोलते हैं इसको। तो हॉट, वार्म और कोल्ड। ठीक है, फिर इसको और अपन दूसरे तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, बेनाइन, मैलिग्नेंट, इंटरमीडिएट और नॉन डायग्नोस्टिक। ये 4 क्लासेस याद रखना है। इसकी ट्रीटमेंट जो अपन करते हैं इन्हीं क्लासेस के हिसाब से करते हैं। तो बेनाइन, मैलिग्नेंट, इंटरमीडिएट और नॉन डायग्नोस्टिक। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं क्लिनिकल फीचर में। क्लिनिकल फीचर क्या है? सबसे पहले सिंगल नोड्यूल होगा जो कि पाल्पेबल होगा इन वन और अदर लोब्स ऑफ द थायराइड विच इज़ यूजुअली स्मूथ एंड फर्म रहता है और सिंगल नोड्यूल रहता है। ठीक है, लाहिस टेस्ट डज नॉट शो एनी अदर नोड्यूल इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ग्लैंड। तो जो लाहिस टेस्ट है अगर अपन वो करेंगे तो सिर्फ एक ही नोड्यूल मिलेगा। फिर नेक्स्ट, थायराइड ग्लैंड इन चिल्ड्रन एंड एल्डरली कैन बी मैलिग्नेंट। तो चिल्ड्रन में और एल्डरली पेशेंट में ये मैलिग्नेंट हो सकता है। रैपिड एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड नोड्यूल कैन बी मैलिग्नेंट। ठीक है, रैपिड एनलार्जमेंट तो पता ही है, कुछ भी चीज़ का रैपिड एनलार्जमेंट हो तो मैलिग्नेंट हो सकता है। ट्रैकियल डेविएशन टुवर्ड्स अपोजिट साइड इज कॉमन। ठीक है, ट्रैकियल डेविएशन हो सकता है, उसको अपन कैसे कंफर्म करेंगे? ट्रेल साइन से, या फिर 3 फिंगर टेस्ट, ऑस्कल्टेशन या फिर एक्सरे से अपन कंफर्म कर लेंगे कि ट्रैकिया डेविएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कॉमनेस्ट साइट ऑफ द नोड्यूल इज एट द जंक्शन ऑफ इस्थमस विथ वन ऑफ द लेटरल लोब। लेटरल लोब और इस्थमस के जंक्शन में होता है। जो सिंगल नोड्यूल ज़्यादातर पाया जाता है वो यहाँ पर पाया जाता है, मोस्ट कॉमनेस्ट साइट है इसकी। ठीक है, तो ये देखो ये है सॉलिटरी नोड्यूल। फिर इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे अपन? अल्ट्रासाउंड नेक कर सकते हैं अपन। ठीक है, इट्स साइज, नंबर, इकोजेनिसिटी, सॉलिड और सिस्टिक कैसा है वो, वेस्कुलरिटी, प्रेजेंस ऑफ सिग्निफिकेंट लिम्फ नोड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपन को यूएसजी से पता चल जाएंगी। फिर नेक्स्ट आता है एफएनएसी। एफएनएसी जो है, एफएनएसी करेंगे तो उसमें जो 70% है वो बेनाइन रहता है, इंटरमीडिएट 10%, मैलिग्नेंट 5% और नॉन डायग्नोस्टिक 15%। ठीक है, तो वही अपन ने जो क्लासिफिकेशन पढ़ा था उसी में एफएनएसी में ये परसेंटेज है, ये आती है। फिर T3, T4, TSH का लेवल देख सकते हैं। रेडियो आइसोटोप स्टडी कर लेंगे तो अपन को हॉट, वार्म, कोल्ड नोड्यूल पता चल जाएगा। पावर डॉपलर करेंगे तो वेस्कुलरिटी पता चल जाएगी ग्लैंड की। सीरम कैल्सिटोनिन एस्टिमेशन करते हैं अगर एफएनएसी ने बताया है मेडुलरी कार्सिनोमा, तो मेडुलरी कार्सिनोमा में कैल्सिटोनिन रिलीज होता है। ठीक है, तो ये सारे इन्वेस्टिगेशन हो गया। तो अपन ने क्लिनिकल फीचर, इन्वेस्टिगेशन देख लिया। अब नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में क्या? सबसे पहले वही 4 क्लासेस हैं, तो सबसे पहले 4 क्लासेस के हिसाब से सबसे पहले बेनाइन नोड्यूल है। तो बेनाइन नोड्यूल है तो अब क्या करेंगे इसमें ट्रीटमेंट? नॉन टॉक्सिक बेनाइन नोड्यूल इज ट्रीटेड विद ऑब्जर्वेशन विदाउट एनी थेरेपी। कोई भी थेरेपी की जरूरत नहीं होती है, अपन को इसको ऐसे ट्रीट कर सकते हैं। कोई भी हार्मोन थेरेपी की जरूरत नहीं होती है, एल्थायरोक्सिन देने का कोई ज़रूरत नहीं है। एनुअल क्लिनिकल एग्जामिनेशन एंड अल्ट्रासाउंड नेक इज नीडेड ड्यूरिंग फॉलोअप। ठीक है, एनुअल क्लिनिकल एग्जामिनेशन और अल्ट्रासाउंड नेक करते हैं अपन, एनुअल एग्जामिनेशन हर साल करते हैं क्योंकि बेनाइन ट्यूमर है तो कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अगर कंप्रेसिव सिम्टम या फिर कॉस्मेसिस हो रही है तो अब अपन क्या करेंगे? सर्जरी करेंगे, हेमीथायरॉइडेक्टोमी। ठीक है, तो अपन बेनाइन नोड्यूल में समझ में आ गया, नॉन टॉक्सिक है तो कोई थेरेपी की जरूरत नहीं है, कोई हार्मोन थेरेपी की जरूरत नहीं, सिर्फ एग्जामिनेशन करना है क्लिनिकल हर साल। और अगर कंप्रेसिव सिम्टम आ रहे तब हेमीथायरॉइडेक्टोमी करनी है। फिर नेक्स्ट आता है मैलिग्नेंट नोड्यूल। इफ एफएनएसी कम एज पेपिलरी, अगर पेपिलरी कार्सिनोमा बता रहा है तो अपन को क्या करना है? नियर, टोटल,
थायरॉइडेक्टॉमी या फिर टोटल थायरॉइडेक्टॉमी करनी है, ठीक है। अगर FNAC ने बताया फॉलिकुलर एडिनोमा तो अपन क्या करेंगे, हेमीथायरॉइडेक्टॉमी करेंगे। अगर हिस्टोलॉजी रिपोर्ट आई फॉलिकुलर कार्सिनोमा जो कि कैप्सुलर और वेस्कुलर इन्वेजन मेटास्टेसिस कर चुका है तो अपन पूरी तरीके से टोटल थायरॉइडेक्टॉमी करेंगे, टोटल थायरॉइडेक्टॉमी, ठीक है। मतलब कैप्सुलर इन्वेजन हुआ, वेस्कुलर इन्वेजन हुआ, मतलब दूसरी जगह पे मेटास्टेसिस नहीं हुई है, मतलब उसको बस कैप्सूल को तोड़ के बाहर निकला। पर अगर मेडुलरी कार्सिनोमा हुआ है, FNAC ने मेडुलरी कार्सिनोमा होता है, तो मेडुलरी कार्सिनोमा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ट्यूमर होता है, अपन को एक स्टेप आगे चलना पड़ता है। अगर ये सिर्फ थायराइड में है तो अपन को नेक डिसेक्शन करना पड़ता है, तो ठीक है। तो मेडुलरी कार्सिनोमा हो तो अपन को टोटल थायरॉइडेक्टॉमी के साथ साथ नेक डिसेक्शन भी करना होगा, ठीक है। सेंट्रल नेक डिसेक्शन करते हैं इसमें, ठीक है। तो क्या क्या होगा, पेपिलरी कार्सिनोमा होगा तो टोटल थायरॉइडेक्टॉमी, फॉलिकुलर एडिनोमा होगा तो हेमीथायरॉइडेक्टॉमी, फॉलिकुलर कार्सिनोमा विद कैप्सुलर एंड वेस्कुलर इन्वेजन होगा तो टोटल थायरॉइडेक्टॉमी, मेडुलरी कार्सिनोमा होगा तो एक स्टेप आगे चलेंगे, टोटल थायरॉइडेक्टॉमी विद सेंट्रल नेक डिसेक्शन। फिर इंटरमीडिएट नोड्यूल में क्या है, इफ FNAC हो सस्पिशियस वेराइटी देन रिपीट FNAC, ठीक है। फिर अगर वो रिपीट करने के बाद भी सस्पिशियस आ रही है तो अपन हेमीथायरॉइडेक्टॉमी करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इंटरमीडिएट नोड्यूल में क्या करेंगे। फिर नॉन डायग्नोस्टिक नोड्यूल में क्या करते हैं, सिस्ट दैट रिकर एंड रिपीट FNAC ऑल्सो बिकम नॉन डायग्नोस्टिक देन हेमीथायरॉइडेक्टॉमी। अगर अपन ने एक बार FNAC कराई, नॉन डायग्नोस्टिक आई, फिर से कराई, नॉन डायग्नोस्टिक आई, ठीक है, और अभी भी उसमें कुछ ग्रोथ है तो अपन हेमीथायरॉइडेक्टॉमी करते हैं, ठीक है। एंड प्रोसीड इज द बेटर ऑप्शन स्पेशली इफ द नोड्यूल इज मोर देन 4 सेंटीमीटर। अगर नोड्यूल का साइज 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा है और अभी भी नॉन डायग्नोस्टिक है तो अपन हेमीथायरॉइडेक्टॉमी कर देते हैं, यही बेटर ऑप्शन रहता है। रिपीट FNAC बिकम डायग्नोस्टिक इन 50% ऑफ द इनिशियल नॉन डायग्नोस्टिक। पहली बार नॉन डायग्नोस्टिक आए तो सेकंड बार 50% चांसेस रहते हैं कि डायग्नोस्टिक कुछ ना कुछ डायग्नोसिस बन जाएगा, पर अगर नहीं आता तब भी अपन हेमीथायरॉइडेक्टॉमी कर देते हैं, ठीक है। तो अपन ये पढ़ा सॉलिटरी नोड्यूल, इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा कॉजेज उसके, फिर अपन ने पढ़ा उसके टाइप्स, फिर टाइप्स के बाद अपन ने क्लिनिकल फीचर, क्लिनिकल फीचर के बाद क्या पढ़ा, इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के बाद ट्रीटमेंट, ठीक है। मेनली क्लिनिकल फीचर और मैनेजमेंट पूछते हैं तो मैनेजमेंट में इन्वेस्टिगेशन ट्रीटमेंट दोनों लिखते हैं। थैंक यू।